मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में दिखने लगा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई है। मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक होटल रेस्टोरेंट मालिक परेशान हो गए। गैस सप्लाई न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं या तो बंद होने जा रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में सप्लाई कम हो गई। होटल मालिक एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 20% होटल बंद हो गए हैं और कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही तो 4 से 5 हजार होटल आने वाले दिनों में और बंद हो सकते हैं। बेंगलुरु में आज से एक-एक कर होटल्स बंद हो रहे हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक उन्हें मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स बंद हो रहे हैं। वहीं पुणे कमिश्नर ने गैस की किल्लत की वजह से गैस से चलने वाले कुछ शौदागृहों को बंद करने का फैसला किया है, जबकि राजस्थान में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई रोक दी गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बदले हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को 60 रुपए बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ने कहा कि कस्टमर एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। शुक्रवार को गैस कंपनियों ने समय सीमा 21 दिन की थी। देश में पहले रिफिल बुकिंग को लेकर कोई नियम नहीं था। वहीं सरकार ने गैस की कमी न हो जाए और गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है, जिसका असर भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। कमर्शियल गैस की भारी किल्लत हो रही है और इसी बीच घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत ईएसएमए यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिक सेक्टर्स के हिसाब से निर्धारित करने के आदेश दिए हैं, ताकि घरेलू और आवश्यक क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिले और संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकारी सोर्सेज का कहना है कि जब तक कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $130 तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पर स्थिर हो जाएगी। सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी है। भारत के पास एविएशन टरबाइन फ्यूल का भी पर्याप्त स्टॉक है। सरकार ने साफ कर दिया, भारत के पास 50 से 60 दिन के तेल का स्टॉक है। तेल और गैस संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने तो साफ कह दिया कि सरकार स्टॉक को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने रांची में पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसियों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान के 2 प्रांतों में लॉकडाउन लग गया। पंजाब और बलूचिस्तान में लॉकडाउन लग गया है। तेल की कमी को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अब से 50% कैपेसिटी के साथ दफ्तर सिर्फ 4 दिन ऑपरेट होंगे। इसी वीक के बाद 2 हफ्ते के लिए सभी स्कूल्स को बंद किया जाएगा। नेताओं के पेट्रोल अलाउंस को भी कम कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया। कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया है। ट्रंप ने साफ कहा, अगर ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर्स को नहीं निकलने दिया तो अमेरिकी सेना तेल टैंकर्स को निकालेगी। ईरान पर अभी हो रहे हमलों से 20 गुना ज्यादा भयानक हमला करेंगे। फिर से एक देश बनना ईरान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने भी दिया। ईरान ने कहा, हम देश के दुश्मनों को तबाह करके छोड़ेंगे। युद्ध कब खत्म करना है ये हम तय करेंगे, ना कि अमेरिका। ईरान ने कहा, हम 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। साथ ही अमेरिका को चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा कि हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। हम अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध के 11वें दिन भी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। चारों तरफ से बमबारी हो रही है। तेहरान में इजरायल ने न्यूक्लियर लैब पर अटैक किया। करज में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। यूएस फोर्स ने तेहरान में एक नए तरह के बम से अटैक किया। बमबारी के बाद आसमान में नीली रोशनी निकली। रात में दिन जैसा मंजर था। उधर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। युद्ध में ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइल से हमले हो रहा है। ईरानी फोर्स ने इजरायल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया। रामल्लाह में इजरायली फोर्स के ठिकानों को टारगेट किया गया। तेल अवीव में ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान निशाना बना रहा है। बहरीन में उस होटल में भी ईरान ने अटैक किया जिसमें अमेरिकी अधिकारी ठहरे थे। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा, दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा
आपको बता दें, अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया है। एक्सपर्ट का मानना है अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर बढ़ सकता है। लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन में बोलने नहीं देने और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा स्पीकर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष को हराने के लिए तैयार है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम प्रस्ताव लाकर खुश नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पीकर सरकार की नहीं पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होना चाहिए। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। तृणमूल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है इसके लिए टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के साथियों से बात की है। गठबंधन में सहमति भी बन गई है। टीएमसी महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। आपको बता दें सीईसी इस वक्त बंगाल दौरे पर हैं। हावड़ा में टीएमसी ने आज उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। कल भी सीईसी को कालीघाट मंदिर के बाहर काले झंडे दिखाए गए थे। कारगिल के द्रास में ताजा बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ की चादर नजर आई। सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात ठप हो गया। घर की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परत नजर आई। पहाड़ों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। पर्यटकों के लिए नजारा खूबसूरत हो गया। T20 चैंपियन टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने 131 करोड़ की इनामी राशि का ऐलान किया है। ये राशि टीम के खिलाड़ियों के साथ कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं के बीच भी बांटी जाएगी। आईसीसी ने विश्व विजेता टीम के लिए 27.48 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान किया। आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 95 रनों से हराया था। भारतीय टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनी है। T20 चैंपियन टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान किया है। ये राशि टीम के खिलाड़ियों के साथ कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं के बीच बांटी जाएगी। आईसीसी ने विश्व विजेता टीम के लिए 27 करोड़ 48 लाख रुपए की इनामी राशि का ऐलान किया था। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 95 रन से हराया। भारतीय टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनी है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम ने 4 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को टीम में जगह दी गई है। पाकिस्तान के शाहिबजादा फरहान को टीम का ओपनर बनाया गया है, जबकि टीम की कप्तानी साउथ अफ्रीका के एडन माकम को सौंपी गई है। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी और वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर भी टीम में शामिल हैं। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 14 मार्च को साथ फेरे लेंगे। दोनों उत्तराखंड के मसूरी में शादी करेंगे। वहीं पर 17 मार्च को लखनऊ में दी सैंड्रम होटल में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शादी का न्योता दिया गया है। कुलदीप और वंशिका ने पिछले साल 4 जून को सगाई की थी। श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी गैरी कर्स्टन को नया हेड कोच नियुक्त किया है। गैरी कर्स्टन 15 अप्रैल से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इससे पहले टीम के हेड कोच सनत जयसूर्या थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद जयसूर्या ने पद छोड़ दिया। कर्स्टन की कोचिंग में भारत ने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था। आईपीएल 2026 को लेकर सभी टीमें और खिलाड़ी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच गुजरात टाइटंस ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी मैथ्यू हेडन को नई जिम्मेदारी दी है। टीम ने मैथ्यू हेडन को गुजरात टाइटंस का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। मैथ्यू हेडन 2003 और 2007 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा हेडन 2010 में आईपीएल विजेता CSK टीम का भी हिस्सा रहे हैं। वहीं हेडन ने पाकिस्तानी टीम के साथ भी बल्लेबाजी कोच और मेंटोर की भूमिका निभाई है। मशहूर T20 लीग लेजेंड लीग क्रिकेट यानी कि LLC का आगाज 11 मार्च को होगा। लीग में फाइनल समेत कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे। 23 मार्च को लीग का फाइनल मुकाबला होगा। इस दौरान मुकाबले देश के 4 शहरों में होंगे। 6 टीमों में रिटायर्ड प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। फैंस को पीयूष चावला, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, क्रिस गेल, इरफान पठान, सुरेश रैना, चेतेश्वर पुजारा लीग खेलते दिखाई देंगे। इजरायल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर खेल पर भी पड़ा है। खाड़ी देशों के पास से क्षेत्रीय अस्थिरता सुरक्षा चिंता को देखते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गई हैं। एशियाई क्लब प्रतियोगिताओं के घरेलू लीग आगे बढ़ा दिए गए हैं। AFC चैंपियंस लीग, एलीट AFC चैंपियंस लीग 2 और AFC चैलेंज लीग के मैचों को टाल दिया गया है।
इन लीग्स में सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान जैसे देश हिस्सा लेते हैं, लेकिन तनाव के चलते अब मैच को कर पाना मुमकिन नहीं लगता। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। भारत की तरफ से एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने इस बात की जानकारी शेयर की है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की बमबारी के कारण पीवी सिंधु 3 दिन तक दुबई में फंसी रही। इस वजह से सिंधु ने स्विस ओपन नहीं खेलने का फैसला किया है।